चलिए, ये इस पे विजन ज़्यादा सही है कि इस पे विजन ज़्यादा सही है? उस पे। चलो ठीक है, आइए अब छत्तीसगढ़ के इतिहास के क्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में राजवंश, किन किन राजवंशों का प्रभाव रहा, कैसे कैसे छत्तीसगढ़ पर किन किन राजवंशों का आंशिक प्रभाव रहा, किन किन राजवंशों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ उनके अधीन रहा या ये क्षेत्र उनके राज्य में शामिल रहा। इसी क्रम में पहले इसको नक्शे से समझो। खाली वाला मैप ज़्यादा अच्छा है। चलो पहले हल्का से देख लेते हैं उन राजवंशों का प्रभाव जो छत्तीसगढ़ के राजवंश, लोकल राजवंश है ही नहीं, स्थानीय राजवंश नहीं है। तो थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे। देखो यहाँ पर शासन था इस क्षेत्र में, आप मगध वाला क्षेत्र देख रहे हो, ये मगध वाला क्षेत्र, ये मगध वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में शासन किसका था? मौर्यों का। किसका? मौर्य साम्राज्य स्थापित था लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व, बीसी समझ रहे हो, 3 सेंचुरी बीसी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के काल की सब बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कौन स्थापित था? उत्तर भारत में। जब भी मैं प्राचीन भारत में जब मैं बात करूँगा तो आप समझ जाना कि एक नदी है जो नर्मदा, जो ये बह रही है, तो नर्मदा के उत्तरी भाग को अपन उत्तर भारत बोलेंगे और नर्मदा के इस पार जितने भी हैं उसे दक्षिण भारत, प्राचीन भारत में ऐसा कहा जाता था। अब हम दक्षिण भारत, हमारे कहने का अर्थ ये होता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। लेकिन उस समय प्राचीन भारत जब आप पढ़ोगे जब भी, तो उत्तर भारत कहने का अर्थ होता है नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र पूरा उत्तर भारत, नर्मदा के दक्षिण का क्षेत्र पूरा दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में कौन सा साम्राज्य चल रहा था? मौर्य। ठीक, अच्छा, मौर्यों का थोड़े बहुत प्रमाण हमको मिले हैं छत्तीसगढ़ से, मौर्यकालीन सिक्के और ये थोड़ा बहुत ये प्रमाण मिले, लेकिन मौर्यों का उतना अधिक प्रभाव छत्तीसगढ़ में दिखा नहीं। फिर मौर्यों के पश्चात मौर्य यहाँ समाप्त होते हैं, मगध साम्राज्य, उत्तर भारत से मौर्य साम्राज्य खत्म होते हैं। तो यहाँ साम्राज्य कौन सा स्थापित होता है? शुंग। अरे यार कलर कौन सा है? यहाँ कौन सा साम्राज्य स्थापित होता है इस क्षेत्र में उत्तर भारत में? शुंग। शुंग 1ली शताब्दी ईसवी, मतलब 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कौन थे? यहाँ पर मौर्य। फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर इधर के बाद एडी चलेगा और इधर बीसी चल रहा है। ये ईसा पूर्व का समय, ये ईसवी का समय है। तो मौर्य कब थे? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य थे उत्तर भारत में। तब तक जब तक शुंग आते हैं तब तक 1ली शताब्दी शुरू हो चुकी है। 1ली शताब्दी यहाँ पे शुंग है। अच्छा, इसी समय ये पंजाब वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, यहाँ पर कौन शासन कर रहे हैं? कौन सा वंश शासन कर रहा है? कुषाण। इधर कुषाण शासन कर रहे हैं। ठीक, इधर कुषाण शासन कर रहे हैं। और जैसे उधर मौर्य समाप्त होते हैं, शुंग यहाँ शासन प्राप्त हो शुरुआत होती है। इधर पर सातवाहन, दक्षिण भारत में किस वंश का शासन चल रहा है? सातवाहन, प्रतिष्ठान के सातवाहन। तो थोड़ा समझ में आया। उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य की अवधि क्या है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व, फिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व आएगा, फिर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, फिर इस ईसा मसीह का जन्म, उसके बाद जो काल शुरू होगा सीधा चलेगा 1ली शताब्दी। 1ली शताब्दी बोलने का मतलब 0 से 100 साल के बीच का समय। इस समय यहाँ पर मौर्यों के समाप्ति के पश्चात उत्तर भारत में कौन सा वंश का साम्राज्य स्थापित होता है? शुंग, है ना। और लगभग इसी समय 1ली शताब्दी ईस्वी के आसपास ये पंजाब क्षेत्र में कौन सा वंश यहाँ स्थापित होता है? कुषाण।
ठीक। और जैसे मौर्यों की समाप्ति होती है, शुंगों का उत्तर भारत में उदय होता है, उसी समय दक्षिण भारत में ये महाराष्ट्र प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कौन सा वंश उदय हो रहा है? सातवाहन। ठीक, सातवाहन का थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में दिखेगा, सातवाहनों का प्रभाव थोड़ा सा दिखेगा। अभी तक शुंग और ये जो खारवेल ये सब हल्का फुल्का है कि इधर शुंगों के बाद कौन आता है? शुंगों के पश्चात इस क्षेत्र में खारवेल, शुंगों के पश्चात खारवेल, चेदी। अब चेदिया, ये अपने आप को चेदिया कहते थे। तो शुंगों के पश्चात, मौर्यों के पश्चात इधर कौन आया? शुंग आया। शुंग के पश्चात कौन आया? खारवेल है। तो मौर्यों का हल्का फुल्का प्रभाव, उसके बाद शुंग का भी बहुत अल्पकालिक प्रभाव जो नाम मात्र का है, उसके बाद खारवेल का भी अल्पकालिक प्रभाव, तो हमारा उससे ज़्यादा नाता नहीं है। उत्तर भारत के इस समय तक जो राजवंश उससे ज़्यादा नाता नहीं है। कुषाणों का हल्का सा प्रभाव छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कनिष्क कुषाण कालीन कुछ प्रमाण ऐसे मिलेंगे जो जैसे आपने पढ़ा है ना साक्ष्य स्थल में, कुछ सिक्के यहाँ से प्राप्त होंगे तो हमें पता चलता है कि भाई कुछ रिलेशन रहा होगा। कुषाणों का छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अधिकार नहीं रहा, लेकिन सातवाहनों का थोड़ा, जितने वंश आपने देखे उसमें सातवाहनों का थोड़ा सा प्रभाव रहा है। अब इधर जैसे सातवाहन समाप्त होंगे, इधर सातवाहनों के पश्चात कौन आएगा? किसका उदय होगा? सातवाहनों को वाकटक खत्म करेंगे। कौन खत्म करेंगे? वाकटक। सातवाहनों को इधर कौन खत्म करेंगे? वाकटक या वकाटक, वाकटक वकाटक ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो दक्षिण भारत में सातवाहनों को किसने समाप्त किया? वाकटकों ने। मतलब वाकटकों का साम्राज्य स्थापित होगा। और ये अवधि लगभग कब की होगी? 250 से 500 ईस्वी की अवधि होगी। कौन सी अवधि? ईस्वी, मतलब एडी में आ गए अपन, ईसा मसीह के जन्म के बाद। सातवाहनों के पश्चात इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र में या दक्षिण भारत में कौन से वंश का उदय होगा? वकाटक। ये यहाँ हुए, इनकी अवधि ये है। इधर शुंग और खारवेल के पश्चात लगभग 3री शताब्दी ईस्वी में कौन से वंश का उदय होगा? गुप्त साम्राज्य का उदय होगा। इधर अब ये मगध के क्षेत्र में किसका साम्राज्य उदय होगा? उत्तर भारत में गुप्तों का साम्राज्य उदय होगा। ठीक है, इधर गुप्त। अब अपन दूसरे फेज में पहुंच गए। जिस समय दक्षिण भारत में वाकटक, मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र में वाकटकों का प्रभुत्व स्थापित है, उसी समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य स्थापित हो चुका है 3री शताब्दी के आसपास। ये देखो, ये 250 से 500 शताब्दी ये थे, और 3री शताब्दी के आसपास इनका उदय हुआ। तो गुप्त और वाकटक समकालीन हुए, एक काल में हुए। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य स्थापित है, दक्षिण भारत में वाकाटक स्थापित है। अब इसको छत्तीसगढ़ से देखो। छत्तीसगढ़ का लगभग अधिकांश हिस्सा ये वाकटकों के नियंत्रण में आ गया। जब वाकटक साम्राज्य यहाँ महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के वाकटक जब यहाँ स्थापित थे, तो यहाँ पर इन छत्तीसगढ़ में भी इनका साम्राज्य स्थापित हो गया, ये इनमें शामिल था। तभी तो हम देखते हैं आगे चलकर नागपुर का भाग था छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र जो राज्य है उससे हमारा नाता बहुत पुराना रहा है। अच्छा, अब इसी समय दक्षिण में ये देखो, ये दक्षिण बस्तर और ये उड़ीसा का क्षेत्र है। ये यहां पर किसका शासन था? नलवंशी शासकों का, नलवंश। तो अब देखो आपको तीन वंश आपको एक साथ दिखाई देंगे लगभग एक काल में। इसको अपन कहीं पे आप 4वीं से 10वीं शताब्दी पढ़ोगे, और क्योंकि नल वंश के 2 अपन छिंदक नागवंश, फरी नागवंश ऐसा पढ़ेंगे, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 10वीं से 12वीं ईस्वी तक बस्तर और उड़ीसा के क्षेत्र में कौन रहे? नलवंश रहे। ठीक है, तो ऐसा मूल अभी मान लो 4वीं से 10वीं लगभग सबका काल, ये 3री से 300 एडी से लगभग 550 ईस्वी तक, ये 400 से लगभग नलवंश। इसको 400 से 1000 बोल सकता हूं ईस्वी, और इसको क्या बोलूंगा? लगभग 300 से 550 ईस्वी बोल सकता हूं। इन लोगों गुप्तों को उत्तर भारत में बोल सकता हूं ना। किसे नहीं पता है, ये समझ में नहीं आया ये कैसे किया मैं उसको।
देखो, ईसा मसीह का जन्म को अपन 0 मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल इसे हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद इसे क्या कहते हैं? ईसवी, है ना। इसको कहते हैं अपन बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इसे कहते हैं अपन एडी, मतलब इसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। याद रखना, आफ्टर डेथ नहीं है, नहीं तो बस फटाक से लोग आफ्टर डेथ बोलते हैं। ये इसके पहले का काल ऐसे काउंट होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 100 साल, ये ऐसा 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 200 साल, ऐसा 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 300 साल। हम ये सब क्या है? 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 300 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। इधर सीधा काउंट होगा 1 2 3 4 100 100 ईस्वी, 101 102 ऐसा 200 ईस्वी। ऐसा करते हुए हम कहाँ पहुँच चुके हैं? 2022 में पहुँच चुके हैं, है ना। अच्छा, अब ये 100 हो गया, ये 200 हो गया। मुझे क्या करना है? मुझे दोनों जगह से 0 हटाना है। शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी, एक शताब्दी का मतलब 100 साल, 100 साल ना। 200 साल में कितने शताब्दी? 2 शताब्दी हैं। तो मैं ये 2 0 को हटाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दूसरी शताब्दी। मैं 100 को कन्वर्ट कर दिया शताब्दी में। और कौन सा काल है ये? ईसा पूर्व। इसे ही मैं अंग्रेजी में बोल दूंगा सेकंड सेंचुरी। शताब्दी को सेंचुरी, बीसी बोल दूं सकता हूं, है ना। अब मुझे अगर ऐसा नहीं शताब्दी हटाना है, तो मैंने उधर 4वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी को शताब्दी हटा दिया। मैंने क्या कर दिया? 400 से 1000 ईस्वी कर दिया। समझ गए? कौन लर्निंग है इस? तुम्हें समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये ऐसे काल की गणना होती है। इस समय कौन आया था यहां पर? इस समय कौन था? मौर्य। इस समय मौर्य थे ना। मौर्य लगभग यहां तक चले, मौर्यों की समाप्ति हुई। तो इस अवधि के बीच यहां पर उत्तर क्षेत्र में कौन आ गए? शुंग, है ना। इसी समय उत्तर क्षेत्र में शुंग आ गए। इसी समय पंजाब क्षेत्र में कौन? कुषाण आ गए। ठीक, शुंगों के बाद लगभग कहां पहुंचे अपन? 300 एडी। इस समय उत्तर भारत में शुंगों और खारवेल को हटाकर, शुंग के बाद कौन है? खारवेल और चेदिया। उसके बाद कौन आ गया इधर? गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया। जब इसी समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ, तो इधर दक्षिण भारत में कौन इस समय कौन आया? 250 ईस्वी में। यही अवधि है, यही अवधि है ना। अब शायद तुम लोगों को काल ज्यादा क्लियर होगा कुछ लोगों को, है ना। इस समय, जब इस समय उत्तर भारत में गुप्त थे, तो इसी समय यहां पर कौन आ चुके थे? दक्षिण भारत में वागटक। अभी क्लियर है? क्लियर है ना। चल, अब आ जाता हूं मैं छत्तीसगढ़ के नक्शे में। अगर समझ चुके हो, कहीं तो आ गया था ना, पहले नक्शा ले आया था। ये लो, वो हो गया। अब यहां आना है, ये लो। मतलब अब हम उस काल में पहुंच चुके हैं जहां पर हमें छत्तीसगढ़ देखना है। वो तो भूमिका थी बस। मतलब ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, इधर यहां पर कौन है? वाकाटक। ठीक, उधर उत्तर भारत में ऊपर साइड कौन है? गुप्त है। इधर मैं यहां बना देता हूं ऐसे ही। ये कलर सही है? नहीं है। इधर उत्तर भारत में, मतलब मगध में कौन है? उधर गुप्त, मगध। इधर गुप्त है उत्तर भारत उधर। इसी समय इस क्षेत्र पर कौन है? नल है। इधर नल वंश है। ठीक, वाकाटकों का काल 250 से लगभग 500 ईस्वी एडी। इन लोग 400 से लगभग 1000 ईस्वी इनका काल है ये। और उधर गुप्त, मगध यानी कि पाटलिपुत्र, इनका केंद्र क्या है? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। गुप्त साम्राज्य का केंद्र क्या था? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है।
वाक्टकों का केंद्र क्या था? नंदीवर्धन। वाक्टकों का केंद्र क्या था? नंदीवर्धन, जो आज का नागपुर है। देखो, वाक्टकों का केंद्र नंदीवर्धन, जो वर्तमान का नागपुर है। गुप्त साम्राज्य, ये इनका शासन कहा था? मगध क्षेत्र में। और मगध क्षेत्र का क्या था? पाटलिपुत्र था, जो आज का पटना है। हालांकि राजगिरी समय समय पर आपको अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन मैं मूल तो बता रहा हूं। नल वंश, इधर नल वंशों का 2 केंद्र था। देखो, नल वंशों का 2 केंद्र था, एक तो उड़ीसा क्षेत्र में और एक तो बस्तर क्षेत्र में। उड़ीसा क्षेत्र में नलवंशी, मतलब इनका उड़ीसा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, ये पूरा मिलाकर यहाँ शासन था। इनका इस जगह का नाम था कोरापुट। क्या था इधर उड़ीसा क्षेत्र में इनका केंद्र? कोरापुट। और बस्तर क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में इनका केंद्र था पुष्करी। पुष्करी, पुष्करी वर्तमान का क्या है? भोपाल पट्टनम, जो कि बीजापुर में है। ये बीजापुर में बना है ना पुष्करी को, तो पुष्करी वर्तमान का क्या है? भोपाल पट्टनम। भोपाल पट्टनम बीजापुर में, और कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र में। ये कोरापुट है ना, कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र में। चलो, यहाँ तक आप क्लियर समझ में आ गया। अब यहीं से संबंध स्थापित करना है, यहीं से हम प्रॉपर भागेंगे। तो पहले अब तक आपने क्या क्या देखा? उत्तर भारत में 300 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में किसका साम्राज्य था? मौर्य, मौर्यों का था। ठीक, मौर्य उत्तर भारत में मौर्यों की समाप्ति के साथ किसका उदय हुआ? उनको किसने रिप्लेस कर दिया? शुंगों ने, है ना। और शुंगों की समाप्ति होते होते उधर किसने रिप्लेस कर दिया? खारवेल, चेदिया लोगों ने। ठीक, थोड़ा बहुत प्रभाव अपने को छत्तीसगढ़ में इनका मिलता है, कुछ सिक्के कुछ प्रमाण मिलते हैं। प्रत्यक्ष शासन वाली बात हमें आज तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनकी नज़र नहीं आती, तो हमारा ध्यान उधर है नहीं। ये सब डिटेल में अपन भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, जब यहाँ पर मौर्यों के पश्चात शुंग आ जाते हैं, उसी समय 1ली शताब्दी ईस्वी के आसपास उधर पंजाब क्षेत्र में कौन है? कुषाण है। कुषाण है। ठीक, अच्छा, इधर ये शुंग और खारवेल के बाद इधर उत्तर भारत में किस वंश की अच्छा, जिस समय मौर्यों की समाप्ति हो रही, शुंग है उधर, उसी समय दक्षिण भारत नर्मदा के इधर कौन है? सातवाहन। उस समय सातवाहन है। ठीक, इधर अब सातवाहनों को खत्म कौन करेगा दक्षिण भारत में? वाकाटक। ठीक है, सातवाहनों को खत्म करके वाकाटक अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे इन महाराष्ट्र क्षेत्र में। उसी समय उत्तर भारत में किसका साम्राज्य है? गुप्त साम्राज्य में आ गए, 300 ईस्वी में आ गए हम। तो वाकाटकों का जो साम्राज्य का काल है वो क्या है? 250 से लेकर लगभग 500 ईस्वी तक, ये उनका काल है। उधर गुप्तों का काल 300 ईस्वी से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक उत्तर भारत में गुप्तों का साम्राज्य है। इसी समय छत्तीसगढ़ के ऊपर ये देखो गुप्तों का, और इधर ये, और इधर नलवंश। इसी समय बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में नलवंशों का शासन है, साम्राज्य है, और इनका शासन उड़ीसा का क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र मिलाकर है। क्लियर है? गुप्तों का केंद्र उधर पाटलिपुत्र समय समय पर बदला रहा, कभी राजगिरी हुआ, कभी पाटलिपुत्र हुआ। ठीक, अच्छा, इधर इनका केंद्र कौन सा है? नंदीवर्धन, मतलब नागपुर। और इनका केंद्र 2 केंद्र है। इनकी प्रथम राजधानी कही जाएगी कोरापुट, क्योंकि ये प्रॉपरली उड़ीसा के थे, लेकिन बस्तर क्षेत्र पर भी इनका अधिकार था। तो कोरापुट इनकी प्रथम राजधानी, और इनकी द्वितीय राजधानी कौन सी? जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में थी, पुष्करी। पुष्करी वर्तमान का क्या है? भोपाल पट्टनम। ठीक है, नोट्स वोट्स सब मिलेगा आपको। आप लोग यहाँ से उसका दिमाग लगाओ, यहाँ से कनेक्ट करो, क्योंकि इतिहास पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका मुझे यही लगता है। यहाँ भी नक्शे में पढ़ाया जा सकता है, नक्शे में आपको याद रहेगा। चलिए, हाँ, वही तो है। तो भोपाल सोच रहा है क्या? अबे ये भोपाल पट्टनम है, भोपाल पट्टनम बीजापुर वाला, भोपाल नहीं है मध्य प्रदेश वाला, है ना। भोपाल पट्टनम है ये, अभी भोपाल पट्टनम कहलाता है, उस समय पुष्करी कहलाता था, है ना। यहां तक क्लियर है? चलो, अब यहां तक क्लियर हो गया तो फिर अपन इसको कायदे से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आई हैंग कैसे हो रहा है? ये ठीक। अब देखो कैसे वाकाटक जान चुके हो। इधर कौन है? वाकाटक। ठीक, वाकाटक का अधिकार है लगभग छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग, दक्षिण को छोड़कर अधिकांश भाग पर किसका अधिकार हो गया? वाकाटकों का। इनकी अवधि 250 से लेकर 500 ईस्वी, आप मान लीजिए रफली ईस्वी। इसी समय इनके समकालीन इधर कौन? नल। इधर कौन? नल वंश। और नल वंश का लगभग अवधि क्या है? 400 से लेकर 1000 ईस्वी। 12वीं ईस्वी वो मत देखना, वो मैं बताऊंगा जब उनका वंश बढ़ता है तो उसके हिसाब से देखेंगे, है ना। फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, ये उधर आएगा तो उधर समझ लेंगे अपन। इधर और उत्तर भाग में इधर समझ जाओ मगध क्षेत्र, ऊपर जानते हो उसके ऊपर है बिहार वाला क्षेत्र मगध। इधर मगध क्षेत्र में कौन है? गुप्त है। और इनकी अवधि क्या है? 300 से लगभग 550 ईस्वी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये तीनों वंश उस समय के समकालीन है। ठीक, चलिए अब पहले वाकाटक और गुप्तों का संबंध देखते हैं कैसे। इधर वाकाटकों का इधर पहला शासक आएगा विंध्य शक्ति। कौन आएगा पहला शासक? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति जो है वो वाकाटक साम्राज्य, वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसने कुछ उखाड़ा नहीं है। विंध्य शक्ति के बाद आएगा कौन? महेंद्र सेन। इसके बाद कौन शासक होगा वाकाटक वंश का? महेंद्र सेन। और जिस समय यहां पर महेंद्र सेन है शासक, वाकाटक शासक कौन है? महेंद्र सेन। मतलब छत्तीसगढ़ नियंत्रण में ना, वाकाटकों के नियंत्रण में है छत्तीसगढ़। देखो लगभग छत्तीसगढ़ किनके नियंत्रण में है? वाकाटकों के। इसी समय यहां पर एक शासक कौन है गुप्त साम्राज्य में? इस समय है समुद्रगुप्त। इस समय कौन है? समुद्रगुप्त। और आप जानते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्टे। और इसलिए कहा जाता है कि नेपोलियन की तरह ये भी फ्रांस से विश्व विजय करने निकला था, है ना। नेपोलियन विश्व विजय करने निकला था किसकी तरह? उसके और पहले उदाहरण कौन है? अलेक्जेंडर, सुने होगा, सिकंदर। बिल्कुल उसी प्रकार इधर उत्तर भारत में गुप्तों का साम्राज्य था। यहाँ का एक शासक कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बोला कि उत्तर भारत तो मैंने जीत लिया, लगभग अफगानिस्तान और ये वो लंबा उत्तर भारत बहुत सारा जीत लिया था, बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था इनका गुप्तों का। इन्होंने सोचा साला दक्षिण अभी रह गया है, तो ये दक्षिण विजय अभियान चलाता है। तो कौन सा गुप्त शासक दक्षिण विजय अभियान चलाता है? समुद्रगुप्त। कि दक्षिण की ओर अब मैं विजय के लिए निकलूंगा। ये दक्षिण की ओर विजय अभियान चलाता है तो पहुंचता है छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में। और छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में इधर मतलब दक्षिण के ऊपर किसका शासन है, किसका साम्राज्य है? यहाँ पर वाकाटकों का। और इस समय जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण विजय की ओर निकलता है उस समय वाकाटक शासक कौन है? महेंद्र सेन। मतलब महेंद्र सेन और इसका संबंध स्थापित होगा। और क्या होगा कि समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान वाकाटक शासक महेंद्र सेन को पराजित करेगा, इसे पराजित कर देगा। ठीक है, लेकिन इसी समय इधर नलवंशी शासक भी हमको एक दिखाई देगा। कौन? व्याघ्रराज। नलवंशी शासक कौन? व्याघ्रराज। तो हमें एक प्रमाण मिलता है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति। किसके द्वारा रचित है? हरिसेन। देखो हरिसेन, हरिसेन कौन था? ये था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। ये था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। और इस हरिसेन ने क्या लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इसी की रचना है जो कहाँ से मिली थी हमें? इलाहाबाद से। प्रयाग प्रशस्ति।
और प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान, दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान 2 राजाओं को पराजित किया था। एक कौन? महेंद्र सेन और एक व्यागराज। नलवंशीय शासक व्यागराज को पराजित किया था। ये कौन सा था? नलवंशी। और ये कौन? ये इसको हम वाकटक बोल लीजिए या आप ऐसा बोल लीजिए कि ये सामंत था, वाकटकों का सामंत। वो आप डिटेल में देखेंगे। आप सामंत क्या होता है जानते हो? जैसे कि मैं मगध में राज कर रहा हूँ और बहुत दूर दूर मैंने राज्य क्षेत्र अपना फैला रखा है, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, वहाँ का एक सामंत नियुक्त कर दूँगा। मतलब वहाँ का डिसीजन तू लेना, तू रहेगा मेरे अधीन, मेरे साम्राज्य के अधीन रहेगा, लेकिन तू वहाँ पर एक शासक के रूप में मेरे अधीन कार्य करेगा। एक वो हो गया सामंत। तो ये जो महेंद्र सेन है, संभवतः हम क्या मोटे तौर पे बोल देते हैं वाकटक शासक, है ना, लेकिन कहीं कहीं आप हमें ऐसा मिलेगा कि ये वाकटकों का छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, मतलब वाकटक साम्राज्य महाराष्ट्र में स्थापित था, उन्होंने छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को कब्जा लिया था। यहाँ पर महेंद्र सेन को सामंत के रूप में नियुक्त कर दिया था, तो था तो वाकटकों के अंतर्गत, है ना, लेकिन उनके अंतर्गत एक सामंत था। क्लियर है? तो किस में मिलता है? हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन कौन? समुद्रगुप्त, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। इसकी प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद से मिली है, इसमें हमें पढ़ने पर यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 2 शासकों को पराजित किया। एक महेंद्र सेन, वाकटक शासक महेंद्र सेन, और एक नल शासक व्यागराज। क्लियर है? हालांकि गुप्तों ने छत्तीसगढ़ के इस भाग को इन्हें हराने के बावजूद उसे अपने गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं किया। उसके गुप्त साम्राज्य में शामिल नहीं किया। वो आया था दिखाने कि हाँ भाई मैं पावरफुल हूँ। यहाँ से इनको पराजित किया और वापस जो है कि भाई ये मेरी अधीनता स्वीकारते हो? उन्होंने बोला हाँ सर अधीनता स्वीकारते हैं। वो वापस चला गया। क्लियर है? चलिए, एक संबंध स्थापित हो गया। कैसे? गुप्तों का और वाकाटकों का, सब तीनों समकालीन है ना। देखो संबंध स्थापित होगा। अब इधर महेंद्र सेन के बाद कौन आएगा अगला शासक? प्रवर सेन प्रथम। और प्रवर सेन ने, इसने भी ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है। इसके बाद रुद्रसेन प्रथम आएगा, इसने भी कुछ नहीं किया है। इसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम आएगा, इसने भी कुछ नहीं किया। लेकिन कई बार शासकों का क्रम पूछ देता है ना। तो विंध्य शक्ति के बाद कौन? महेंद्र सेन के बाद कौन? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन के पश्चात कौन? रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन के बाद पृथ्वीसेन प्रथम। इसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम। इन तीनों को शासकों के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इन तीनों शासकों को बस ऐसे समझ लो, पाई हैं लोग। पाई समझते हो ना? पाई बोलते हैं अपन, पाई ऐसे ही बिना काम के। लेकिन पृथ्वीसेन के बाद आएगा रुद्रसेन सेकंड। कौन आएगा? रुद्रसेन सेकंड। इसके बाद वाकटक शासक कौन होगा? रुद्रसेन सेकंड। और इसे हमें पढ़ना है, रुद्रसेन सेकंड। जब यहां पर वाकटक शासक रुद्रसेन सेकंड का समय है, उसी समय यहां समुद्रगुप्त के बाद किसका समय आ जाता है? ये मतलब बीच में, इससे हमारा मतलब नहीं ना, मौर्य साम्राज्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसी कालक्रम में गुप्तों में कौन शासक है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अलग चीज है, ये गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो इसे हम क्या जानते हैं? विक्रमादित्य। इसकी बिटिया थी। इसकी बिटिया कौन? प्रभावती। इसकी बिटिया कौन? प्रभावती इसकी बिटिया। ठीक। रुद्रसेन का विवाह होगा प्रभावती से। रुद्रसेन का विवाह होगा प्रभावती से। मतलब
हम देखते हैं कि वाकटकों और गुप्तों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो कौन वाकटक शासक कौन? रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक और बात, कहानी आगे बढ़ी। रुद्रसेन द्वितीय के बाद आई प्रवरसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय के बाद कौन आएगा? प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय के बारे में खास चीजें हैं। यहां संबंध तो स्थापित नहीं हो रहा है, लेकिन खास चीज है। यहां पर कौन था? यहां था कालिदास। कालिदास तो इसके राज्य में प्रवरसेन, वाकटक शासक प्रवरसेन द्वितीय के राज्य में कौन थे? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास। एक चीज ये हमें पता चल गई कि वाकटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के राज्य में महाकवि कालिदास थे। ठीक है, अच्छा, अब कालिदास को तो आप बहुत रूपों से जानते हो, लेकिन जितना छत्तीसगढ़ से संबंध है उसकी बात करते हैं अपन। इन्होंने बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं, है ना। अच्छा, उसमें एक शकुंतलम है ना, और एक मेघदूतम सुना होगा आपने। जो कालिदास लिखते थे वो संस्कृत में लिखते थे, और मेघदूतम एक उनका महाकाव्य है, मेघदूतम संस्कृत भाषा में। तो ये जानकारी मिलती है हमें कि प्रवरसेन द्वितीय के राज्य में थे कालिदास, और प्रवरसेन द्वितीय के शिक्षक और गुरु कालिदास ही थे। और इसी के समय के दौरान ये छत्तीसगढ़ की यात्रा भी करते हैं। कालिदास छत्तीसगढ़ की यात्रा करते हैं, और कालिदास कहाँ पहुंचते हैं? सरगुजा क्षेत्र। मतलब उस समय का सरगुजा क्षेत्र, ये बड़ा सा उत्तरी भाग है ना। ये सरगुजा छोटा सा जिला का बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय पूरा सरगुजा था ये। ठीक है, तो सरगुजा क्षेत्र पहुंचते हैं। सरगुजा क्षेत्र पहुंचते ही इनकी यहाँ की खूबसूरती से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्होंने सरगुजा क्या कहा है? स्वर्ग का द्वार कहा। सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा इन्होंने, कालिदास ने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा। और यही रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ हैं? सरगुजा में, है ना। रामगढ़ की पहाड़ियां फैली हुई, रामगढ़ की पहाड़ियों में ही बैठे किसी गुफा में इन्होंने मेघदूत की रचना की है। तो एक खास बात यह है, इन्होंने मेघदूतम काव्य की रचना यहीं की है। हेलो मेघदूतम, हेलो। हाँ अनिल साहब नमस्कार। हाँ गुमास्ता के लिए। अरे तो उसमें टैक्स की कौन सी कॉपी लगाए हैं? किसकी कॉपी? टैक्स की कॉपी लगाए होंगे ना, प्रॉपर्टी टैक्स की। पापा की लगाए हैं? नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स की लगाए होंगे ना। अच्छा हाँ। तो वो वहाँ की लगाए होंगे ना अब तो। हाँ, यहाँ का जो दिए थे आप। अच्छा, तो वो किसके नाम से था? वो आपने दिया था, किसके नाम से मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, भेजे थे आप जो। मैं बताता हूँ आपको। के नाम से बता रहे, देखिए तो आपके पास है क्या कुछ? अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको, वो फोटोकॉपी भेजता हूँ। आपके पास है क्या? क्या दिए थे जो हाँ फोटो जो भेजा हूँ वही होगा ना। हाँ भेजिए। हाँ ठीक। अरे यार, देखती रहो तुम लोग, तब तक देखती रहो, खोजती रहो। चलिए आई, तो प्रवरसेन द्वितीय, वाकटक शासक प्रवरसेन द्वितीय के शासन में कौन थे? महाकवि कालिदास। इन्हें ही इनका गुरु भी कहा जा सकता है, शिक्षक भी कहा जा सकता है। और प्रवरसेन, वाकटक शासक प्रवरसेन द्वितीय के समय ही कालिदास जो है वो सरगुजा की यात्रा करते हैं, और सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहते हैं। और यहीं सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ियों में की कंदराओं में, गुफाओं में इन्होंने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूतम की रचना की है। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज़, ये मेघदूत, ये कालिदास तो संस्कृत में लिखते थे, इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद भी किया गया है। इन्होंने सरगुजा प्रवास के दौरान क्या कहा? सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा, और एक क्या की, रामगढ़ की पहाड़ियों में, सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ियों में इन्होंने किसकी रचना की? मेघदूतम, मेघदूतम की रचना की। और इस मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? यही जान लो, मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। एक और फैक्ट हो गया कि इसी कालिदास रचित मेघदूतम जो कि संस्कृत में थी, इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे। ठीक है, ये हो गया। अब प्रवर सेन द्वितीय से हम आगे चलते हैं और हम पहुंचेंगे नरेंद्र सेन के पास। चलिए, अब इधर ये इतना ही संबंध स्थापित करते हैं अपन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त से। अब अपन वाक्टक और नल वंश के बीच संबंध स्थापित करेंगे। ये इसको मिटाना होगा, इसको मिटा दूं, यहां से मिटा देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। अब देखो, प्रयाग प्रशस्ति में व्यागराज से मिलता है, लेकिन अभी जब नलवंशी शासक चलेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पर नलवंशी शासक में आपको व्यागराज जो है वो बहुत पहले निपट जाएगा। रहेगा व्यागराज, लेकिन हम इससे आगे पहुँच जाएंगे ना, इसके कालक्रम में नहीं चलेंगे, क्योंकि इसको 400 से 1000 ईस्वी तक इसको नलवंश को अलग से ही पढ़ना होगा। अब मैं सीधे पहुँच जाऊँगा जिससे हमारा मतलब है। देखो, इधर प्रवर सेन का पुत्र, प्रवर सेन द्वितीय के बाद कौन आएगा? नरेंद्र सेन। इधर आएगा नरेंद्र सेन। इधर कौन? नरेंद्र सेन। तो वाक्टक शासक कौन है इधर? नरेंद्र सेन। लेकिन यही इसके समकालीन यहाँ नल शासक है भवदत्त वर्मा। भवदत्त वर्मा, ये देख लीजिए कौन है नलवंशी शासक? भवदत्त वर्मा। नरेंद्र सेन और भवदत्त वर्मा इंपॉर्टेंट है। इधर नरेंद्र सेन और इधर नल शासक कौन है? भवदत्त वर्मा। देखो, ये नल शासक भवदत्त वर्मा अटैक करता है वाक्टक नरेंद्र सेन पर, मतलब अटैक करता है कहाँ? नंदीवर्धन पर। नंदीवर्धन वर्तमान का नागपुर। अटैक करता है ये कहाँ पर? नंदीवर्धन पर। और नंदीवर्धन को अटैक कर नंदीवर्धन समेत विदर्भ का क्षेत्र, जो आज विदर्भ का क्षेत्र मतलब नागपुर और विदर्भ के क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। तो नल शासक भवदत्त वर्मन अटैक कहाँ करता है? वाक्टक शासक नरेंद्र सेन के राज्य में करता है। नंदीवर्धन को अटैक करता है, नागपुर और विदर्भ के क्षेत्र को कब्जा लेता है। तो एक नल शासक हुआ जो आगे चलता है, वाक्टकों की शक्ति को चुनौती देता है और नरेंद्र सेन पर आक्रमण करता है, नंदीवर्धन पर आक्रमण करता है और नागपुर और विदर्भ के बहुत बड़े क्षेत्र को कब्जा ले जाता है। ये याद रहेगा। भवदत्त वर्मन। नल शासक कौन? भवदत्त वर्मा या भवदत्त वर्मन लिख दे, कंफ्यूज नहीं होने का। वर्मा वर्मन, ठीक है, क्योंकि कुछ जो प्रमाण मिले हैं उसमें इन्हें वर्मन भी कहा गया है। भवदत्त वर्मा या भवदत्त वर्मन। तो नल शासक भवदत्त वर्मा ने हेलो, हाँ जी, पगला, महाराष्ट्र में है विदर्भ, महाराष्ट्र में है विदर्भ का क्षेत्र। विदर्भ की रणजी टीम भी आती है, पता है? विदर्भ क्षेत्र की रणजी टीम खेलती है, सुने हो? चलो उसको छोड़ो, अभी इधर आओ, ठीक है। तो नल शासक, किस नल शासक ने वाक्टकों पर आक्रमण किया? भवदत्त वर्मा। और भवदत्त वर्मा ने किस वाक्टक शासक पर आक्रमण किया? नरेंद्र सेन। कहाँ आक्रमण किया? नंदीवर्धन पर। और क्या किया? नंदीवर्धन और प्लस वर्तमान का नागपुर और विदर्भ क्षेत्र को कब्जा लिया। ठीक, इसकी जानकारी हमें मिलती है रिद्धिपुर अभिलेख। कहाँ से मिलती है? रिद्धिपुर अभिलेख से, रिद्धिपुर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र से मिलती है। और ये ताम्रपत्र कहाँ से मिला है हमें?
अमरावती, अमरावती, अमरावती से। तो रिद्धपुर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मतलब तांबे का पत्र, उसमें लिखा हुआ, करोद कर लिखा गया। ये मिला है हमें खुदाई पे, कहाँ से? अमरावती से। अमरावती में है रिद्धिपुर, रिद्धिपुर से हमें ये ताम्रपत्र मिला। इसी में हमें ये जानकारी मिलती है कि फलाना समय पर नल वंश के शासक भवदत्त वर्मा ने किस पर? नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया और नागपुर और विदर्भ क्षेत्र को कब्जा लिया। ठीक है, अच्छा, अब आगे यहीं पर समाप्त नहीं होता। बाप का बदला लेगा फैजल। इधर भवदत्त का बेटा कौन? पुत्र, इसका पुत्र आगे चलकर हुआ अर्थपति भट्टारक। कौन हुआ? अर्थपति भट्टारक। चालू किया मैं इसको, अर्थपति भट्टारक। और इधर नरेंद्र सेन का बेटा कौन? पृथ्वी सेन द्वितीय। नरेंद्र सेन का बेटा कौन? अब पृथ्वी सेन फर्स्ट था यहाँ, इधर पृथ्वी सेन द्वितीय। अच्छा चलो मैं बता देता हूं आपको, पृथ्वी सेन द्वितीय। देखो पहले क्या था, पहले के ज़मानों में, चाहे आप मुगल शासन देखो, चाहे आप कोई भी देखो, अब ये 200-300 सालों तक राज कर रहे हैं। अच्छा, इसी वंश में एक शुरुआत में राजा हुआ कोई, मान लो राहुल, मान लो राहुल, वर्तमान नाम ले लेते हैं। 100 साल बाद इसी वंश का आगे बढ़ रहा है, उसने भी अपने बेटे का नाम राहुल रख दिया। तो भाई जब इतिहासकार पढ़ेंगे तो उनको 2 राहुल मिल जाएंगे कि भाई फलाना वंश में 2 राहुल हैं। तो कैसे करें? तो पहला वाला जो राहुल होगा उसकी नंबरिंग इतिहासकारों ने की है समझ के लिए, वो 1 हो गया, राहुल 1। और उसके बाद जो राहुल आया, राहुल 2। और इसके बाद भी 200-300 साल बाद कोई और अपने बेटे का नाम राहुल रख देगा इसी वंश में, तो वो हो जाएगा राहुल 3, है ना। तो इन लोगों के पास कोई नाम मिले नहीं रहा था। वो प्रवर सेन, तो उसके ऐसा नहीं है कि उसका नामकरण करते समय प्रवर सेन फर्स्ट रखा गया, प्रवर सेन नाम था उसका। जैसे एलिजाबेथ और विक्टोरिया, उधर देखो, एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2, विक्टोरिया 1, विक्टोरिया 2, ऐसा है ना। तो उधर वो विक्टोरिया असल में रानी का जो है वही नाम रखा। पहले के ज़माने में ऐसा चलता था, दादा के नाम पर, दादी के नाम पर वही नाम रख दिया जाता था। तो ये 2-3 मिले तो इनको 1, 2, 3 ऐसा नंबरिंग इतिहासकारों ने किया है, इनके माँ बाप ने नहीं रखा प्रवर सेन फर्स्ट, प्रवर सेन सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर देखो पृथ्वी सेन एक, इससे पहले पृथ्वी सेन इस वाकटक वंश में आ चुका शासक। तो दूसरी बार जब पृथ्वी सेन आया तो इतिहासकारों ने इसको कर दिया पृथ्वी सेन 2। ठीक, तो पृथ्वी सेन द्वितीय, इसका बेटा कौन? पृथ्वी सेन द्वितीय। और ये बदला लेगा, ये अटैक करेगा अर्थपति भट्टारक पर और ये इसे पराजित करेगा। तो इसने इसको पराजित किया, एरो इधर लगा ना, इसने पराजित किया और इसने इसको पराजित किया, अर्थपति भट्टारक। ठीक, इसने पराजित किया। तो देखो उस समय जो नल वंश, नल वंश का केंद्र मैंने बताया ना आपको, नल वंशों का केंद्र 2 था। एक तो ये देखो, ये क्षेत्र नल वंशियों का था, बस्तर क्षेत्र, और इनके 2 सेंटर, इनके 2 सेंटर, एक इधर कोरापुट का क्षेत्र और एक इधर पुष्करी। ठीक है, तो इसने अटैक किया और ये पुष्करी को इसने नष्ट कर दिया, पुष्करी को नष्ट कर दिया, आग लगा दिया पूरा। ठीक, और क्या किया इसने? नलवाड़ी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो इसने क्या किया? नरेंद्र सेन के बेटे पृथ्वी सेन द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया, मतलब बस्तर क्षेत्र पे आक्रमण किया। बस्तर क्षेत्र पे आक्रमण किया इसने, नल वंशों की बस यहाँ की राजधानी पुष्करी मतलब भोपालपट्टनम को नष्ट कर दिया और नलवाड़ी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। कौन सा क्षेत्र? नलवाड़ी क्षेत्र को कब्जा लिया। और नलवाड़ी क्षेत्र आज का अगर बोले तो आज का कोंडागांव बस्तर का क्षेत्र है। ये कोंडागांव बस्तर मतलब आगे और आगे चला गया और उसे उड़ीसा के बॉर्डर पर नलवाड़ी को कब्जा लिया। समझ गए? ठीक है, तो चलो अब तक की कहानी क्या देखे तुम लोग। अच्छा एक और चीज, हाँ, अरे पगली फोटो खींच लेना, ये नोट्स लिखने में समय मत बिताओ, कल मिल जाएगा तुमको पूरा डिटेल के साथ। ये फोटो खींच दूंगा, तुम इसके हिसाब से अपना डायग्राम और वो समझ के लिए बनाया करो। ठीक है, चलो
अब ये जानकारी तो हमें यहाँ से मिली कि भवदत्त वर्मन ने अटैक किया नरेंद्र सेन पर। यह जानकारी कि पृथ्वी सेन, नरेंद्र सेन के बेटे पृथ्वी सेन द्वितीय ने आक्रमण किया भवदत्त वर्मा के बेटे आरपति भट्टारक पर बस्तर में। यह जानकारी में हमें मिलती है पंड्या पाथर और केसरी बेड़ा अभिलेख से। किससे? पंड्या पाथर और केसरी बेड़ा अभिलेख से। केसरी बेड़ा अभिलेख से ये दोनों अभिलेख, और ये दोनों अभिलेख कहाँ मिले हैं? उड़ीसा क्षेत्र। केसरी बेड़ा और पंड्या पाथर अभिलेख से प्राप्त हुआ ये जानकारी कि भैया बाप का बदला लिया नरेंद्र सेन के बेटे पृथ्वी सेन द्वितीय ने उस समय के नल वंशीय शासक अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण किया। यहाँ की राजधानी बस्तर क्षेत्र में राजधानी पुष्करी यानी कि भोपाल पट्टनम को तहस नहस कर दिया और नलवाड़ी पर कब्जा कर लिया। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पंड्या पाथर अभिलेख और केसरी बेड़ा अभिलेख। ये दोनों अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? उड़ीसा से। और ये जानकारी कि नल शासक भवदत्त वर्मा ने वाकटक शासक नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया नंदीवर्धन में और नागपुर तथा विदर्भ के क्षेत्र को कब्जा लिया, यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती? रिद्धिपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। यह हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? अमरावती से। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब पृथ्वी सेन के पश्चात, पृथ्वी सेन द्वितीय के पश्चात एक और शासक हुआ, कौन? देवसेन। कौन? देवसेन। अब इसके बाद भी बदला जारी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक शासक होगा स्कंद वर्मा। नलवंशी शासक कौन होगा? स्कंद वर्मा। स्कंद वर्मा। और स्कंद वर्मा अब वापस देवसेन पर आक्रमण करके इसे पराजित करेगा। ठीक, एक और शासक मिल गया। कौन? इधर देवसेन, आगे चल के एक शासक मिला और उधर स्कंद वर्मा। स्कंद वर्मन ने वाकटक शासक देवसेन पर आक्रमण किया और इसे पराजित किया। इनके पश्चात, इस अवधि के पश्चात जो है छत्तीसगढ़ पर लगभग वाकटकों की एक शाखा होती वत्सगुल्म। वत्सगुल्म, वाकटकों की एक शाखा कौन सी? वत्सगुल्म। बताता हूँ इधर कौन सी शाखा? वत्सगुल्म शाखा ने कुछ समय तक छत्तीसगढ़ पर, मतलब वाकटकों का लगभग अंत हो गया और वाकटकों की एक शाखा थी, ब्रांच थी वत्सगुल्म। इन्होंने कुछ समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया और इनके बाद इनकी भी समाप्ति हो जाएगी। इनकी समाप्ति के पश्चात छत्तीसगढ़ के मध्य में किसका शासन स्थापना होगा? अब स्थानीय राजवंश आएंगे। कौन? राजर्षि तुल्यकुल वंश, जिन्हें हम सूर्यवंश के नाम से जानते हैं। अब इस वंश की स्थापना आगे होगी। तो चलिए एक बार रिवाइंड कर लें। मैं पता नहीं कैसे परेशान हो गया हूँ। इधर फोन उधर फोन, इधर सुनो। अब तक हम लोगों ने क्या भूमिका देखी? हम लोगों ने देखा उत्तर भारत और इस पर ये देखो हम लोगों ने क्या देखा। इससे पहले इसको भूल जाओ, इससे पहले यहाँ पर किसका शासन था? मौर्य। और ये मैप तो और था ना कि इतना ही है, मिटा दिया इसी में। ओह, नया लेना था। ठीक है, यहाँ पर मौर्यों का साम्राज्य था लगभग 300 ईसा पूर्व में, है ना। मौर्यों के साम्राज्य यहाँ समाप्त किसने किया? शुंगों ने। फिर उत्तर भारत में मौर्यों के पश्चात कौन आ गए? शुंग आ गए। शुंग के बाद कौन आ गए? इधर खारवेल का भी कुछ समय तक रहा। ठीक, जब शुंग यहाँ पे आए तो शुंगों के साथ इधर पंजाब में कौन आए? कुषाण। यहाँ कुषाण स्थापित हुए। अच्छा, मौर्यों की जब समाप्ति हुई तो इधर दक्षिण भारत में कौन? सातवाहन आए। ठीक ठीक। अब यहाँ सातवाहनों की समाप्ति किसने की? वाकटकों ने की। वाकटकों, जब यहाँ वाकटक स्थापित हुए तब तक यहाँ पर किनका साम्राज्य स्थापित हो गया? उत्तर भारत में 300 ईस्वी के आसपास गुप्तों का, है ना। अच्छा, गुप्त। और जिस समय ये दोनों समकालीन है उसी समय छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में और उड़ीसा के दक्षिणी भाग में इधर कौन है? नलवंश है। तो गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में, दक्षिण भारत के वाकाटक और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में कौन है? नलवंशी। समकालीन चल रहे हैं। ठीक, इसके ये फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उधर गुप्त, इधर वाकटक साम्राज्य की नींव किसने रखी? विंध्य शक्ति ने। संस्थापक इन्हें माना जाता है।
विंध्य शक्ति के बाद कौन आए? वाक्टक शासक महेंद्र सेन। और उधर गुप्त शासक कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने दक्षिण विजय अभियान चलाया था। दक्षिण विजय अभियान के दौरान नर्मदा को क्रॉस करके वो भारत के दक्षिण से क्षेत्र में आए और वो छत्तीसगढ़ भी आया। और छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे कि उसने महेंद्र सेन, वाक्टक शासक महेंद्र सेन को पराजित किया और एक और शासक को पराजित किया, नल वंशीय शासक व्यागराज को पराजित किया। हालांकि गुप्त साम्राज्य में इस क्षेत्र को उन्होंने शामिल नहीं किया। इन्होंने संभवतः गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली होगी और इसलिए वो यहाँ से चला गया बिना इसे साम्राज्य में शामिल किए। आगे बढ़ते हैं तो विंध्य शक्ति के बाद कौन आया? महेंद्र सेन आया। महेंद्र सेन के पश्चात प्रवरसेन प्रथम आया। प्रवरसेन के पश्चात रुद्रसेन प्रथम आया। रुद्रसेन के पश्चात पृथ्वीसेन प्रथम आया। और पृथ्वीसेन प्रथम का पुत्र कौन? रुद्रसेन द्वितीय। और रुद्रसेन द्वितीय से क्या संबंध जोड़ा हमने? रुद्रसेन वाक्टक शासक रुद्रसेन द्वितीय का विवाह उस समय के गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती से हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाक्टकों का और गुप्तों का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं काल में। रुद्रसेन द्वितीय के बाद कौन? प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय से संबंध में कुछ देखा हमने? बिल्कुल देखा। क्या क्या याद रखना? एक महेंद्रसेन, उसके बाद आपका रुद्रसेन द्वितीय और रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रवरसेन द्वितीय। और प्रवरसेन वाक्टक शासक प्रवरसेन द्वितीय को हम कैसे जानेंगे? इसके राज्य में महाकवि कालिदास थे। ठीक, इनके शिक्षक व गुरु भी संभवतः ही नहीं माना जाता है। अच्छा, प्रवरसेन द्वितीय जब वाक्टक शासक था तो छत्तीसगढ़ में वाक्टकों का शासन था। इन्हीं के शासन काल में महाकवि कालिदास छत्तीसगढ़ में कहाँ पधारे? सरगुजा पधारे और उन्होंने सरगुजा को एक संज्ञा दी। क्या क्या इन्होंने? और इसी के साथ उन्होंने कुछ समय सरगुजा में बिताया। कहाँ बिताया? रामगढ़ की पहाड़ियों में। रामगढ़ की पहाड़ियों में गुफाओं में उन्होंने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूतम की रचना की, जो कि ओरिजिनली संस्कृत में है। और इसी मेघदूतम जो संस्कृत में है, इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया है? मुकुटधर पांडे। ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त जो है ना, जब अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान आया था तो यहाँ पर आपका इधर महासमुंद में डेरा भी डाला था ना, अपना मिलिट्री का डेरा नहीं है, सेना को जो लेके आते हैं डेरा डालते हैं, तो समुद्रगुप्त ने महासमुंद में डेरा भी डाला था, है ना। अपने सेना का डेरा कहाँ लगाया था उसने? महासमुंद में। अच्छा, उसके बाद इसका हो गया प्रवरसेन द्वितीय। इसके संबंध में इतना ही कालिदास। प्रवरसेन द्वितीय के बाद कौन आया? नरेंद्र सेन। इधर वाक्टक शासक नरेंद्र सेन है। इसी समय नल शासक कौन है बस्तर क्षेत्र में? भावदत्त वर्मा। और रिद्धिपुर ताम्रपत्र हमें कहां से प्राप्त हुआ? अमरावती से। अमरावती के रिद्धिपुर ताम्रपत्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि नल शासक भावदत्त वर्मा ने नंदीवर्धन पर आक्रमण किया। कब? उस समय शासक कौन था? नरेंद्र सेन। और नरेंद्र सेन से नागपुर तथा विदर्भ का क्षेत्र कब्जा लिया। ठीक, ये मामला यही खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ। इनके बेटे नरेंद्र सेन का बेटा अगला वाक्टक शासक कौन होगा? पृथ्वीसेन द्वितीय। और इधर भावदत्त वर्मा नल शासक अगला कौन होगा? अर्थपति भट्टारक। उधर पृथ्वीसेन द्वितीय अपने बाप का बदला लेगा, अटैक करेगा अर्थपति भट्टारक पर। और क्या करेगा? इनकी राजधानी जो छत्तीसगढ़ में कौन सी? पुष्करी को नष्ट करेगा। और किसे कब्जा लेगा? नलवाड़ी, बस्तर के नलवाड़ी क्षेत्र को कब्जा लेगा, जो वर्तमान में कोंडागांव का क्षेत्र है। ठीक है, इसे कब्जा लेगा। और इस विवरण की जानकारी हमें कहां से मिलती है? पड़िया पाथर अभिलेख और केसरी बेड़ा अभिलेख से, जो हमें कहां से प्राप्त हुआ है? उड़ीसा से। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे वाक्टक शासन में एक और राजा मिलेगा, शासक मिलेगा कौन? देवसेन। और नल शासक एक और मिलेगा, स्कंद वर्मा देवसेन को आक्रमण करके उसे पराजित करता है। फिर आगे चल के थोड़ा सा हम देखेंगे कि यहीं वाक्टकों की शक्ति यहाँ से छिन्न, पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद छिन्न होने लगती है। वाक्टक यहाँ से समाप्त हो जाते हैं छत्तीसगढ़ से।
लेकिन कुछ समय तक वाक्टकों की एक शाखा होती वत्सगुल्म, ये छत्तीसगढ़ पर कुछ अल्प अवधि के लिए शासन करती है। और वत्सगुल्म इनका अंत कौन करेंगे? इनका अंत करेंगे रतनपुर के कलचुरी। और कलचुरी जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे लंबे समय तक यदि किसी का शासन रहा है तो ये रिकॉर्ड कलचुरियों के नाम पर है। न सिर्फ भारत में बल्कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उन्होंने सबसे लंबा शासन किया है। ठीक है, ये हमें दिखाई देगा, ये हम आगे चल के कनेक्ट करेंगे। अभी तक हम नल वंश पे पहुंच चुके हैं। वाक्टक समाप्त, मौर्य और जितना संबंध था हमारा हमने देख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? नल वंश पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि 4वीं शताब्दी से लेकर अगर इनके ब्रांचों शाखाओं को भी देखें, फड़ी नागवंश और ये सबको, तो लगभग 12वीं शताब्दी तक हमें नल वंश पढ़ना होगा। और नल वंशियों ने का अच्छा खासा प्रभाव यहाँ रहा है। फड़ी नागवंश कहाँ? अपने कवर्धा क्षेत्र में थे। छिंदक नागवंश बस्तर के क्षेत्र में थे। तो जाहिर सी बात है बहुत प्रभाव है। बहुत से स्थापत्य कला का निर्माण इन्होंने किया है। तो नल वंश 16 डिटेल में पढ़ेंगे। चूँकि यहाँ नल वंश खत्म करने के बाद हम पहुँच जाएंगे इनके पश्चात इधर छत्तीसगढ़ के ऊपर स्थानीय राजवंश भी शुरू होंगे 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में। राजर्षि तुल्य कुलवंश या सूर्यवंश, इसके बाद शरभपुरी वंश, पांडुवंश, सोमवंश, इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। कहानी के रूप में याद रखोगे, एक हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि क्रोनोलॉजी तुम्हारे दिमाग में बैठी हो। अगर क्रोनोलॉजी बैठी है तो भूलोगे नहीं। अगर क्रोनोलॉजी नहीं बैठी है ना तो वो तथ्य के भरोसे चलोगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा। देखो अभी कहानी की तरह लगभग याद होगी कब कहाँ क्या हुआ, तो हिस्ट्री पढ़ोगे इसी तरह। अब उसके बाद और पुख्ता करने के लिए लिख के याद करो जो आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, विल मीट टुमारो। आज स्क्वाड्री, हाँ मारे निपट जाएंगे। कौन सा कोई लंबा जी गया, कोई ये लोग का मरते मारते किससे बचेगा। कोई निपटा दिया, फिर कोई निपटा दिया।